अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी 2019 को इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा के मुकाम पर सीआरपीएफ के काफिले पर एक हमला होता है। उसमें 42 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर इंडिया बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान का इसमें अटैक में रोल है। अगर हम अगले 48 घंटों में, इस अटैक के बाद 48 घंटों में क्या मेजर डेवलपमेंट हुई उसकी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि 3 मेजर डेवलपमेंट हो रही थी इस अटैक के नेक्स्ट 48 आवर्स में। जो पहली मेजर डेवलपमेंट थी, जिसके बारे में अजय बसारिया अपनी किताब दी एंगर मैनेजमेंट में लिखते हैं कि P5 उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिप्लोमेट्स को बुला के बार बार इस बात को उनको ये रिपीटेडली फीड किया जा रहा था कि इस अटैक में पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट हो रही थी वो ये कि जो इंडिया की जो पार्लियामेंट की कमेटी है सिक्योरिटी पे, उसका इजलास होता है और उस इजलास में 48 से ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो CBM TTs होती हैं उनको ज़ेरे गौर किया जाता है। उसमें चंद एक जो मेजर हैं उनमें एक आता है कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है उसे रिवोक किया जाता है, पाकिस्तानी गुड्स पे 200% टैरिफ इम्पोज किया जाता है और BSF और कोस्ट गार्ड की जो टाक है उनको डिरेल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो एक शॉकिंग डिटेल जो उसमें मेंशन की गई है एंगर मैनेजमेंट में कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है उनको डाइवर्ट करने का भी तजवीज़ दी गई इनटू पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस ताकि वो पाकिस्तान में ना आ सके। अब तीसरी जो मेजर डेवलपमेंट उस वक्त हो रही थी वो इंडियन मीडिया, ख़ास तौर पे जो इंडियन ट्रेडिशनल मीडिया, टाइम्स नाउ, इस तरह के जो न्यूज़ चैनल हो गए, उन्होंने एक मुकम्मल वार मॉन्गरिंग स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान के खिलाफ। मुकम्मल तौर पर टीवी स्टूडियोज़ में वॉर रूम सेट किए गए थे जिन पे रिटायर्ड जो फ़ौजी थे उनको बुलाकर बाकायदा उन्हें हदायत दी जाती थी कि उन्होंने फ़ौज को किस तरह इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक में, आर्टिलरी को कहाँ डिप्लॉय करना है, इन्फेंट्री को कहाँ डिप्लॉय करना है। ये तो पुलवामा और उसके नेक्स्ट 48 आवर के दौरान मेजर डेवलपमेंट हो रही थी। अगर हम थोड़ी सी इसको हिस्ट्री में पीछे जाएं और देखें हिस्टोरिकली जब बीजेपी हुकूमत में आती है उस वक़्त के हालात कैसे थे, अगर हम उन पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि 2014 में जब बीजेपी हुकूमत में आती है तो वो इन वादों के साथ आती है कि वो काले धन को ख़त्म करेगी, वो मईशत को बेहतर बनाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी। लेकिन 2019 आते आते तक हमें नज़र आता है इंडियन पॉलिटिक्स में कि इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ बल्कि हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। NSSO के सर्वे के मुताबिक जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो जंप कर जाती है 6.1% पे, जो कि 45 साल में सबसे हाईएस्ट थी। उसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जो जॉब्स थी डीमोनेटाइजेशन की वजह से तकरीबन 3.5 मिलियन जॉब्स वो ख़त्म हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। उसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6% से ड्रॉप होके वापस आ जाती है 4.7% पे। तब इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो वादे करके बीजेपी हुकूमत में आई थी उनमें से कोई भी वादा पूरा करने के वो काबिल नहीं रहे। और मेजर डेवलपमेंट उस वक्त ये होती है जब जो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन इमर्ज कर रही होती है राहुल गांधी की लीडरशिप में, जिसमें जो एक बड़ा एक स्लोगन इस्तेमाल किया जाता है कैंपेन के तौर पे और रूलिंग पार्टी को ह्यूमिलिएट करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है कि चौकीदार चोर है, जिसमें ख़ास तौर पे जो उसका रोल रूलिंग पार्टी और बीजेपी का ख़ास तौर पे मोदी का जो रोल था जो रफ़ाइल जेट थे उनकी करप्शन के रिलेटेड उसमें। अब इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो रूलिंग लीड थी बीजेपी थी उनको एक स्केपगोट चाहिए थी जो इन अंदरूनी जो मसले मसाइल हालात थे इनसे अटेंशन डाइवर्ट करके किसी बैरूनी मसले की तरफ जो नॉन इशू है उसकी तरफ की जाए। अब फिर इस दौरान आता है 14 फरवरी 2019 का दिन जिस दिन पुलवामा में अटैक होता है। हम आगे चल के इसमें ये भी मैं बात करेंगे कि क्यों इसको मैंने ये कंसिडर किया है कि ये इंडिया का इंटरनल या बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए ये अटैक किया है। पहली चीज़ जो इसमें कंसिडर की जाती है जो पॉलिटिकल गेंस के लिए जो हम कह रहे हैं जो बीजेपी ने किया है, इसमें एक चीज़ ये नज़र आती है कि जैसे ही अटैक होता है अटैक के कुछ देर बाद जो है जो ट्विटर ट्रेंड्स होते हैं, जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है, वो आपको एक बिल्कुल एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ नज़र आता है बीजेपी के फेवर में
एंटी पाकिस्तान, और कैसे उसने मिलिट्री को और इन जवानों को इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन कैंपेन में 19 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल रैली से स्पीच करते हुए नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कैन योर फर्स्ट वोट बी डेडिकेटेड टू दोज हु कैरिड आउट द एयर स्ट्राइक? आई वांट टू टेल द फर्स्ट टाइम वोटर, कैन योर फर्स्ट वोट बी डेडिकेटेड टू वीर जवान्स हु कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान? कैन योर फर्स्ट वोट बी डेडिकेटेड टू वीर शहीद ऑफ पुलवामा मार्टायर? ये सिर्फ एक वाकया नहीं है कि जिनमें उन्होंने इलेक्शन में जो पुलवामा था, ये जो बालाकोट स्ट्राइक था, उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी हमें एक नज़र आता है, जो बीजेपी के कर्नाटका चैप्टर के चीफ है, उन्होंने पब्लिक रैली से इलेक्शन कैंपेन के दौरान बात करते हुए ये कहा कि जो बालाकोट स्ट्राइक और जो पुलवामा का जो अटैक है, ये बीजेपी को कर्नाटका में 22 से 28 सीटें जीतने में मदद करेगा। इसके अलावा जो अजय बसारिया हैं, वो अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में ये भी लिखते हैं that Prime Minister Modi would later say in a campaign speech that fortunately Pakistan announced that the pilot would be sent back to India, else it would be कत्ल की रात, a night of bloodshed। ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं है कि जिसमें जो इंडिया है उन्होंने अपने सियासी मकसद, सियासी मफाद के लिए दो न्यूक्लियर पावर स्टेट को एक बिल्कुल जंग के दाने पे ले आए थे। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट उस वक्त हुई है वो है अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के दरमियान जो एक चैट लीक होती है। अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को कहते हैं कि इस दफ़ा कुछ बड़ा होने वाला है, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन दिस टाइम। तो पार्थोदास गुप्ता उनसे पूछते हैं, टॉक अबाउट दाऊद इब्राहिम? उसके नो, दिस टाइम इट्स पाकिस्तान एंड कश्मीर। तो उससे पूछते हैं क्या स्ट्राइक होगी? उसने कहा नो, दिस टाइम समथिंग बिगर देन स्ट्राइक। और ये जो चैट है, ये तकरीबन जो अटैक है इससे 3 दिन पहले की होती है। उसके बाद में पार्थोदास गुप्ता उसको ये भी बयान करते हैं कि अगर इस तरह का कुछ हो जाता है, इट विल हेल्प द बिग मैन टू क्लीन स्वीप द पोल। बाय बिग मैन ही इज रेफरिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो एक और मेजर डेवलपमेंट उस वक्त हुई जो इस बात को जाहिर करती है कि इसमें इंटरनल हाथ होता है, वो उस वक्त के जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक अपने एक इंटरव्यू करण थापड़ के साथ बात करते हुए बताते हैं कि अटैक से पहले तकरीबन जनवरी 2019 से उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस आ रही थी कि कश्मीर में अटैक होने का ख़तरा है। और जब सीआरपीएफ के कन्वाय को जब भेजा जा रहा था तो उस वक्त भी इनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि देयर आर चांसेस कि एक आईडी अटैक हो सकता है कन्वाय। उस टाइम होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उनसे डिमांड की कि उन्हें जहाज़ दिए जाएं, कार्गो प्लेन्स दिए जाएं मूव करने के लिए, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जब उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिस्कस की, अजीत डोवाल से डिस्कस की, तो उन्होंने कैटेगोरिकली इस पे बात करने से मना किया और इस पे कोई भी पब्लिक में डिस्कशन करने से रोक दिया। इसके अलावा एक और मेजर जो इश्यूज था उस टाइम जो इस बात पे वो जाहिर करता है कि इंडिया में इंटरनल हाल था, वो उस वक्त के जो डीएसपी थे देविंदर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज निकनेम्ड एज टॉर्चर सिंह। और अनुराधा भसीन अपने एक आर्टिकल कश्मीर टाइम में लिखती हैं कि पार्लियामेंट अटैक में देविंदर सिंह का नाम है, में पुलवामा अटैक में देविंदर सिंह का नाम था। उसके अलावा बाद में बिना किसी इंक्वायरी के देविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद जब उनका सस्पेंशन लेटर सोशल मीडिया पे पब्लिक होता है, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई होती है कि ये रियासत के मफाद में है, इस पर कोई सिक्योरिटी ना की जाए, इस पर कोई इंक्वायरी ना बिठाई जाए, जो क्लियरली एक अनहोली नेक्सस आपको नज़र आता है इंडिया की रूलिंग एलीट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और टेररिज्म के दरमियान कि किस तरह वो इसको अपने सियासी मफाद के लिए एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहे। इसके अलावा ये सब चीज़ें बेसिकली ये साबित करती हैं कि किस तरह जो एक अटैक पुलवामा में किया गया, जो बालाकोट स्ट्राइक था, इनको किस तरह रूलिंग एलीट ने अपने ज़ाती मफाद और पॉलिटिकल गेंस के लिए किया। इसके अलावा एक और जो रिपोर्ट है वो फ्रंटलाइन ने पब्लिश किया। फ्रंटलाइन एक इंडिया का वेल रिनाउंड और रिप्यूटेड मैगजीन है
उसके मुताबिक 11 इंटेलिजेंस एविडेंसेस ऐसे मौजूद थे तकरीबन जो जनवरी से लेकर टिल अटैक तक मौजूद थे कि इस तरह का एक अटैक होने वाला है। और रियासत ने ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी और तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी, रूलिंग और पॉलिटिकल एलीट थी, उसने उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया। उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो तकरीबन 24 घंटे पहले उनको मिली कि इस तरह का एक आईडी अटैक जो है पॉसिबल है। लेकिन उसके बावजूद ये कि ख़ास तौर पर वो लोग जिसमें एक राहुल गांधी हो गया, जिन्होंने वो लोग जो क्वेश्चन करते थे इंटेलिजेंस फेलियर को, उनको बार बार बीजेपी के जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स थे वो उनको एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान, एंटी मार्टाइड के स्लोगन से ट्रोल किया जाता था सोशल मीडिया पे। कांग्रेस के एक रिनाउंड पॉलिटिशियन दिग्विजय सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, देयर आर क्रेडिबल एविडेंस एंड इंटेलिजेंस रिपोर्टेड दैट अगर ये कन्वाय थ्रू रोड जाएगा तो पॉसिबल है उस पर कोई अटैक होने के चांसेस हैं। उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे ख़ासतौर पर ट्विटर पे जब ये ट्वीट की तो उनके मुताबिक उनकी ट्वीट की जो रीच थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी व्यूअरशिप को बिल्कुल लिमिट कर दिया गया, इवन के जो रीट्वीट करने की सलाहियत थी उसको बैन कर दिया गया। और राहुल गांधी ने जब एक पब्लिक रैली के दौरान ये क्वेश्चन किया कि सबसे ज़्यादा इस अटैक का फ़ायदा किसको हुआ है, तो उनको एक बहुत ही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, या कोई भी और बंदा जो क्वेश्चन करने की कोशिश करता था अटैक को, इसकी इंटेलिजेंस फेलियर को, बीजेपी के रोल को, उसको इंडियन स्टेट या सोशल मीडिया ट्रोलर बहुत बुरी तरह से ट्रोल करते थे। उनकी जो इस तरह के क्वेश्चन थे उनको एंटी मार्टाइड, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तानी स्लोगन से उनको ट्रोल किया जाता था। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि जो अटैक किया गया है, ये जो पुलवामा अटैक हुआ है, का रोल आपको ज़्यादातर इंडिया के इंटरनल जो है उनका नज़र आता है, ख़ास तौर पे रूलिंग एलीट का, कि किस तरह उन्होंने ये अटैक को यूज़ किया अपने इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट करने के लिए। अगर हम उस वक्त एनालाइज करें पाकिस्तान में क्या हो रहा था तो हमें इस सारे सिनेरियो की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। पाकिस्तान में उस वक्त 3-4 मेजर डेवलपमेंट हो रही थी। एक तो ये कि उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया थे वो पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में और पाकिस्तान एक माशी इस्तकामत की तरफ जा रहा था। तो ऐसे हालात में ये बात कहना कि पाकिस्तान अपनी माशी इस्तकामत की तरफ पहला कदम बढ़ा रहा था, तो ऐसा पाकिस्तान क्यों करेगा। दूसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो है पाकिस्तानी जो एक रिनाउंड हिंदू पॉलिटिशियन है डॉक्टर रमेश कुमार, वो उस वक्त इंडिया में थे और वो अपने आप को पोजीशन कर रहे थे एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और रमेश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आई केम विद द मैसेज ऑफ पीस फ्रॉम माई कंट्री एंड आई वॉन्ट इंडिया एंड पाकिस्तान टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा ताल्लुक अटैक या इस तरह कोई मंसूबा क्यों किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो फैटअप। उस वक्त पाकिस्तान IMF साथ निगोशिएट कर रहा था, पाकिस्तान फैटअप के साथ निगोशिएट कर रहा था, पाकिस्तान उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट विजिट भी है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को साबित करती हैं इंडिया की जो रूलिंग एलीट है उसका फ़ायदा है। अब अगर हम थोड़ा सा फर्दर मूव करें तो 2019 को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर इंडिया के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान का इसमें इंटेलिजेंस है जो ये साबित करे कि इसमें पाकिस्तान का के हाथ है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें, हम इस पे एक्शन लेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट डोजियर पाकिस्तान को दिया गया है इंडिया की तरफ से, अकॉर्डिंग टू द एक जो बुक है गंगा टू पुलवामा, उसमें वो लिखते हैं उसमें चंद व्हाट्सएप नंबर थे और इस तरह की इररेलेवेंट डिटेल थी जो बिल्कुल लिंक नहीं कर रही थी पाकिस्तान से। 26 फ़रवरी को जो है इंडिया अगेन वही टैक्टिक्स की तरफ जाता है जिसमें पहले अर्नब गोस्वामी ने अपने लीक चैट में भी बात की थी। वो इंटर्ड होते हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट करते हुए और अटैक किया जाता है बालाकोट में, जिसमें पहले तो वो ये क्लेम करते हैं ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया कि उन्होंने तकरीबन सो कॉल्ड 350 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार दिया है और उन्हें जो बिल्डिंग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह कर दिया है। लेकिन कुछ देर बाद एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो लोकेशन इंडिया ने बताई थी अपनी इंडियन मीडिया ने या इंडियन ऑफिशियल्स ने, वहाँ पर जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जिसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी पहले भी डिनाई किया था कि वहाँ पर कोई भी टेररिस्ट कैंप नहीं था, वो बिल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट थी वहाँ पे। अब इस पे वो होता है जो अपना ओरिजिनल ऑफिशियल स्टांस था पहला, उससे वो डाइवर्ट हो जाते हैं
और वो ये स्टार रखते हैं कि हमने ये अटैक सिर्फ डेटर करने के लिए किया था कि उस वक्त की जो मशहूर DGISPR थे जनरल आसिफ गफूर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं वी विल सरप्राइज यू, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पाकिस्तान एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक करता है जिसमें 5 मुख्तलिफ जो लोकेशन है टारगेट लॉक किए जाते हैं, जिसमें ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी भी है, पाकिस्तान हैज़ द क्रेडिबिलिटी, बट पाकिस्तान डोंट वांट टू एस्केलेट। इस सारे सिनेरियो से एक बात जो वाज़ह होती है वो ये है कि इंडिया के पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेपन होने के बावजूद, इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा होने के बावजूद, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी है और जो टेक्निकल एफिशिएंसी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है, उसने ना सिर्फ इंडिया के जो एग्रेशन है उसको रेजिस्ट किया, बल्कि रीजन का जो अमन व अमान है उसको भी बरकरार रखने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।